नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्ड स्पॉट में। और आज बात करेंगे यहाँ पर सोने की, जहाँ पर ऑल टाइम हाईज डॉलर टर्म्स में और रुपए में यहाँ पर देखने को मिले हैं। और अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि सोना बहुत जल्दी 67-68,000 तक भी जा सकता है। क्या है इसके पैरामीटर्स, कैसे आप करें सोने में कारोबार, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर यह तीसरा हफ्ता ऐसा होगा जहां पर तेजी के साथ कारोबार है। $83 के आसपास के स्तर यहां पर। यूएस फेड की जिस तरह की मीटिंग की स्टेटमेंट्स हैं उसका सपोर्ट तो है ही, साथ ही साथ सऊदी अरेबिया ने भी अब एशियन कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ाने की बात की है, जिसका भी फायदा यहां पर प्राइसेस में आता हुआ नजर आया। साथ ही बात करेंगे खाने के तेल की, जहां पर पाम तेल के भावों में लगातार तेजी है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नया सोया तेल यहां पर लॉन्च होने वाला है वायदे के मुताबिक। इसका इंडियन मार्केट्स के लिए क्या मीनिंग है, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ेंगे मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट, साथ ही वेंडा इनसाइट्स की फाउंडर वंदना हरी, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, और ब्रेक के साथ हमारे होंगे इंडिया वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और इमामी एग्रोटेक के सीईओ सुधाकर देसाई। लेकिन शुरुआत हम यहाँ पर सोने के साथ करेंगे, क्योंकि अच्छी खासी तेजी यहाँ देखने को मिली। हर्षल, कैसे देखते हैं आप वन वे प्राइस मूव, क्योंकि इस साल की शुरुआत $2050-2060 के साथ हुई थी। हम 2150 के आसपास अब कारोबार कर रहे हैं, यानी कि $100 की तेजी अपने लोज से सोने ने 2 महीनों में दिखाई है। तो मनीषा, लास्ट 1-1.5 हफ्ते में हमने जो डेवलपमेंट देखी है, मैं उसे थोड़ा समझाना चाहूँगा दर्शकों को कि यूएस में जब कोर पीसी डेटा रिलीज हुआ तब एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद इन्फ्लेशन स्पाइक होगा, क्योंकि जनवरी सीपीआई डेटा में हमें तेजी देखने मिली थी, यूएस में स्पाइक देखने मिला था। तो जैसे ही मार्केट को एविडेंस मिला कि कोर पीसी जो फेड ट्रैक करता है वो नंबर वो स्पाइक नहीं हुआ है, तो एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस आ गया मार्केट में कि गोल्ड बाय कर सकते हैं यहाँ से। और फिर क्योंकि टेक्निकल लेवल्स ब्रेकआउट होते गए और फिर यूएस में और भी डेटा वीक आए, हमने गोल्ड में जो है ये रैली देखी है। तो फिलहाल जो मोमेंटम है काफी स्ट्रांग है, कोई भी एविडेंस नहीं है यहाँ पे कि प्राइस यहाँ से बहुत तेजी से रिवर्स हो जाएगा। यस, टू एन एक्सटेंट बहुत एक स्पेकुलेटिव पार्ट रहा है इस रैली में, बट फिलहाल वो मोमेंटम चेंज होता हुआ नहीं लग रहा है एकदम शॉर्ट टर्म में। तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि $2200 जो एक काफी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस शायद प्रूव कर सकता है मार्केट के लिए। तो शॉर्ट टर्म तेजी कंटिन्यू रह सकती है, बट जैसे मैंने कहा कि क्योंकि टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट ये रैली स्पेकुलेटिव भी रही है, तो करेक्शन जब आएंगे तब भी वो थोड़े हैवी हो सकते हैं। जैसे आपने कहा 2200 पॉसिबिलिटी है और करेक्शंस यहाँ पर रूल आउट नहीं करने चाहिए, लेकिन जो करेक्शंस आप आता हुआ देख रहे हैं, कहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बन सकता है? तो मनीषा, अभी तक जो एविडेंस है मार्केट में प्राइस के हिसाब से 2000 का लेवल जो है $2000 का इंटरनेशनल मार्केट में, ऐसे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसने मार्केट को दिया है। डिस्पाइट के यूएस इन्फ्लेशन डेटा ज्यादा आया था और मार्केट में जो है 125 बेसिस पॉइंट की कट से 75 बेसिस पॉइंट कट का जो एक्सपेक्टेशन मार्केट में रीएडजस्टमेंट हुआ, इसके बावजूद गोल्ड $2000 के नीचे नहीं गया था। तो मैं ये मानना चाहूंगा कि $2000 जो है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब मार्केट के लिए होगा। ओके हर्षल, आपने फंडामेंटल्स एंड मैक्रोस तो यहाँ पर समझाए ही हैं, लेकिन अब यहाँ पर मांग कहाँ से आती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि जो रिटेल और ज्वेलरी बायर्स हैं वो शायद एक बार के लिए रुक जाते हैं, प्राइसेस अभी भी चढ़ रहे हैं, कुछ स्टेबिलिटी का इंतजार शायद वो करेंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स डिमांड, ETF बाइंग की जहाँ तक बात है, सेंट्रल बैंक बाइंग काफ़ी सपोर्टिव रही है, तो ऑन खरीदारी अब कहाँ से बनेगी? तो मनीषा, खरीदारी डेफिनेटली सेंट्रल बैंक बाइंग जो है लास्ट 2 सालों से काफी स्ट्रांग रही है। इस साल में भी जनवरी का जो डेटा है उसमें हमने देखा कि चाइना और टर्की सेंट्रल बैंक ने गोल्ड को ऐड किया है। तो डेफिनेटली वो बाइंग वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्ट्रांग रहेगी आगे जाके। जैसे आपने कहा, ज्वेलरी डिमांड से हायर प्राइस पे शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट होती है, लेकिन फिजिकल इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव है। ETFs में भी आउटफ्लो हमने कंटिन्यू देखे हैं वेस्टर्न मार्केट्स में, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स है या ऐसे मार्केट्स है मिडिल ईस्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल इजिप्ट जैसे मार्केट्स है जहाँ पे करेंसी को लेके कंसर्न है, करेंसी बहुत फास्ट डिप्रिशिएट हो रही है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं गोल्ड को प्रेफर करते हैं अपना परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उस लेवल की जो डिमांड है वो शायद कंटिन्यू रह सकती है मार्केट में, फिजिकल गोल्ड की जो डिमांड है।
ऑलराइट, जैसे आपने कहा 2200 तक यहाँ पर सोना जा सकता है, तेज़ी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। हर्षल, आप कहेंगे जो टेक्स्ट बुक का हम देखते हैं उस हिसाब से मार्केट्स फिलहाल यहाँ पर नहीं चल रहे। इक्विटी मार्केट्स में तेज़ी है, बिटकॉइन ऑल टाइम हाइज पर है, सोना भी ऑल टाइम हाइज पर है। कैसे देखते हैं आप ये स्मार्ट मनी मूवमेंट? डेफिनेटली मनीषा, ये जो है बहुत बड़ी मिस्ट्री है फिलहाल मार्केट्स में, बट आई थिंक हिस्टोरिकली जब भी ये देखा गया है तो डेफिनेटली वो लिक्विडिटी ड्रिवन मूव जो होती है मार्केट में, तब सभी एसेट्स एक साथ रैली करते हैं। तो अभी क्योंकि सेंट्रल बैंक की रेट कट्स को लेकर एक्सपेक्टेशन इतने ज्यादा है, क्योंकि जितना फेड रेट कट्स को अभी डिले कर रहा है, मार्केट में एक्सपेक्टेशन ये बढ़ रही है कि शायद इवेंचुअली फिर उनको और ज्यादा फास्ट रेट कट करने पड़ेंगे, क्योंकि रेट जो है काफी हाई है, 5.5% यूएस में जो है। तो अगर इन्फ्लेशन 2.5% पे आ जाता है तो वो स्कोप छोड़ता है कि फेड को एटलीस्ट 250 बेसिस पॉइंट का कट इवेंचुअली करना पड़ेगा, और जो काफी फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी रेट कट नहीं हो रहे तो आई थिंक काफी लिक्विडिटी और फाइनेंशियल कंडीशन जो ईज हो रहे हैं वो ड्रिवन मूव फिलहाल अक्रॉस मार्केट हमें देखने मिल रहे हैं। ऑलराइट, एब्सोल्युटली, अच्छी खासी लिक्विडिटी मार्केट्स में है। एक बार रेट कट्स होने शुरू होंगे तो उसका इम्पैक्ट देखना होगा कि बाजार में किस तरह का आता है, लेकिन एब्सोल्युटली सभी एसेट क्लासेस में तेजी, और सोने ने आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स वहाँ पर दिए हैं। हर्षल, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और सोने के बारे में वहाँ पर बात भी करने के लिए। बात अब हम यहाँ पर कच्चे तेल की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मूविंग पार्ट्स ऑफ द पजल हैं। हमारे साथ वंदना हरी जुड़ चुकी हैं। वंदना, नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। टू बिगिन विद, जिस तरह से सरप्लस की एक्सपेक्टेशंस अब बाजार यहाँ पर कर रहा है आगे जाता हुआ, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि $90 की आप यहाँ पर थर्ड क्वार्टर में आता हुआ देख पाएंगे। क्या फंडामेंटल्स आप वॉच करेंगी क्रूड प्राइसेस के लिए? नमस्कार मनीषा जी। तो मेरे हिसाब से अगर हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म लेते हैं, अगले कुछ दिन, हफ्ते और 3 से 6 महीने, तो मेरे ख्याल से जो ये गाजा क्राइसिस चल रहा है, काफ़ी US, कतार और इजिप्ट मिलकर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ समझौता हो जाए हमास और इजराइल के बीच में, पर अभी तक नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से ये गाजा क्राइसिस फिलहाल तेल बाजार में सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस ड्राइवर है। अगर हम ब्रेंट को देखते हैं तो अभी $82-83 पर बैरल के लेवल पे बना हुआ है, काफी दिनों से इस लेवल पे बना हुआ है। इस लेवल पे मेरे हिसाब से कम $6 से $7 प्रति बैरल इसमें रिस्क प्रीमियम है जो हम कहते हैं। तो मिडल ईस्ट में काफी तनाव बना हुआ है काफी महीनों से, पिछले अक्टूबर से, पर वहां से सप्लाईज कुछ इफेक्ट नहीं हुए हैं। सप्लाईज वॉल्यूम बिल्कुल नॉर्मल रहे हैं। ऑफ कोर्स शिप्स को, जो कुछ काफी शिप्स रेड सी वाला एरिया अवॉइड कर रहे हैं, तो उनको लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। ज्यादातर ये शिप्स हैं जो यूरोप के लिए तेल ले जा रहे हैं। तो ये जो $6-7 का प्रीमियम है, मेरे हिसाब से अगर सीज फायर डील हो जाती है, और जो कि होनी चाहिए अगले कुछ दिनों में, क्योंकि रमजान शुरू होने वाला है, तो मेरे हिसाब से आप देखेंगे कि ब्रेंट का जो मोर नेचुरल इक्विलिब्रियम लेवल है, वो मेरे हिसाब से $75 के आसपास होगा। आपने बात की डिमांड सप्लाई बैलेंस की, तो अगर हम 24 में इसके गाजा क्राइसिस के अलावा अगर हम फैक्टर्स देखते हैं, तो काफ़ी अभी चर्चा चल रही है, काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स हैं एनालिस्ट में, मार्केट कम्युनिटी में, कि क्या इस साल सरप्लस सप्लाई होगा या कम होगा, इन्वेंट्रीज बढ़ेंगी या कम होंगी। काफ़ी इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी है, जो मेनली इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर है। तो आपके पहले गेस्ट चर्चा कर रहे थे, जैसे फेड इंटरेस्ट रेट्स को लेकर क्या करते हैं, US में रिसेशन होता है, अगर नहीं होता तो इकोनॉमी कैसे किस हिसाब से US में बढ़ती है या नहीं बढ़ती। तो इन सब को लेकर काफ़ी डिबेट अभी भी है ऑयल मार्केट्स में। एब्सोल्युटली। सऊदी अरेबिया यहाँ पर एशियन कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ाने वाला है, इसे कैसे देखती हैं? हाँ, उन्होंने अप्रैल लोडिंग कार्गोज हैं एशिया के लिए, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी की है, जो उनका ऑफिशियल सेलिंग प्राइस होता है उसमें। पर एट द सेम टाइम उन्होंने जो उनके यूरोप और US में, मोस्टली यूरोप और मेडिटेरेनियन में जो कस्टमर्स है, उनके लिए रेट्स काफ़ी कम किए हैं। हो सकता है क्योंकि उन लोगों को फ्रेट रेट ज़्यादा देना पड़ रहा है, जैसे मैंने कहा, कि क्योंकि उनके लिए काफ़ी लंबा चक्कर लेके आ रहे हैं शिप्स।
तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत बैलेंस ही करना पड़ता है। अगर सऊदी अरामको ने उनके लिए रेट्स कम किए हैं तो एशिया के लिए उनको बढ़ाने पड़े। ऑल्सो आई थिंक कुछ पिछले 1-2 महीने से ये देखा जा रहा है कि इंडियन रिफाइनर्स जो हैं ये मिडिल ईस्टर्न सप्लायर्स के पास ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा उनसे तेल मांग रहे हैं, क्योंकि रशियन जो इनफ्लोज हैं इनटू इंडिया वो थोड़े से कम हो गए हैं। तो ये देख के भी शायद हो सकता है अरामको ने को कॉन्फिडेंस आया हो कि थोड़ा सा प्राइसेस बढ़ा दे। ऑलराइट, तो आपको नहीं लगता कि भाव 90 पर जाएंगे? आपको लगता है कि अगर सीज फायर हो जाता है तो प्राइसेस एक्चुअली करंट लेवल से भी नीचे आएंगे? तो अगर आप फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ देखें, मैक्रोज भी अगर इसमें डाल लें, बाकी फंडामेंटल्स भी रख लें, तो कैसे देखती हैं आप इस साल के 2 भाग करके? हाँ मनीषा जी, $90 डेफिनेटली मेरा बेस केस के आसपास कहीं भी नहीं है। ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि जो मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है गाजा को लेकर ये और भयानक रूप ले ले। अनफॉर्चुनेटली फिर अगर वहां से सप्लाई अफेक्ट हो जाती है तो हो सकता है, पर मेरा बेस केस ये नहीं है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ मेरे हिसाब से इन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, एक्सेप्ट दैट आई एम होपिंग कि सेकंड हाफ में ये गाजा क्राइसिस कम से कम अगर खत्म नहीं हो जाता तो थोड़ा कम हो जाएगा इसका इम्पैक्ट। तो मेरे हिसाब से $78 to $80 ब्रेंट के लिए ये रेंज ठीक है इस साल के लिए। ऑलराइट, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी की एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारे इफ्स एंड बट्स बाजार में ज़रूर हैं, तो उसके ऊपर एक नज़र रखनी होगी। वंदना, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, आपकी वो हिंदी में कोशिश के लिए भी, और सारा डिटेल में हमें क्रूड ऑयल प्राइसेस समझाने के लिए भी। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद खाने के तेल पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे इंडिया वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई। स्वागत है आपका। हमारे साथ अजय केडिया बने हुए हैं। अजय, सोने में सबको लगता है यहाँ से और तेजी है, आपने भी $24 प्रति आउंस के लेवल्स की बात यहाँ पर लगातार इस साल के लिए की है। इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर कैसे ट्रेड किया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली जब जनवरी स्टार्ट हुआ था तो हमने रखा था कि 24 में 2400, बट जिस ढंग से हमने पिछले 4 सेशन में जो रैली आती हुई देखी ये थोड़ी सरप्राइजिंग थी, बिकॉज हमको ये चीज क्लियर थी कि रेट कट होंगे, बट जून में इमीडिएटली इतना बड़ा एक्शन हम फ्राइडे को देखे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशियस अप्रोच देता है, बिकॉज $150 के ऊपर की तेजी हमने पिछले 4 सेशन में देख पाए हैं। नो डाउट लॉन्ग टर्म ईयर एंड तक हम कंजर्वेटिवली भी पकड़े तो 2260, 2280 या 2300 तक देख सकते हैं, जो 70,000 के करीब होता है डोमेस्टिक मार्केट में। बट फ्रेंकली मुझे लगता है जो अभी ये 4 दिन की रैली है इसके बाद थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। प्राइसेस में एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है जो हमने दिसंबर में भी देखी थी, $2400 टच करने के $2140 का लेवल छूने के बाद प्राइसेस में 2000 के नीचे भी आता हुआ दिखाई दिया। सिमिलरली मुझे लगता है कि करंट लेवल से बाइंग अवॉइड करना चाहिए, वापस प्राइसेस को 2000 2020 तक का एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 0.25 का रेट कट अभी भी एक असमंजस बना, क्योंकि कल फेड के जो स्टेटमेंट्स आए थे वहां पे हमने देखा डेटा ड्रिवन पे बात हो रही थी, वो मुझे लगता है थोड़ा क्रिटिकल। तो करंट लेवल से वेट करना चाहिए, प्राइसेस में एक फुल बैक पॉसिबल है। जैसे वंदना ने बोला अजय कि कच्चे तेल में वो बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं देखती हैं। ऑफ कोर्स सिटी यूबीएस की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। उनका मानना है, इवन बैंक ऑफ अमेरिका फॉर दैट मैटर का मानना है कि हम 90-95 जैसे स्तर सेकंड क्वार्टर में देख पाएंगे। काफ़ी डिवाइडेड व्यू है स्ट्रीट पर, लेकिन इंडियन मार्केट्स में और आपका क्या सेंस है? देखिए बिल्कुल, कच्चे तेल में हम देखें तो एज ऑफ नाउ मार्केट टग ऑफ वॉर में अटक चुका है। हम देख रहे हैं कि ब्राइट 85 के ऊपर नहीं जा पा रहा, 80 के नीचे जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये प्राइसेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, जो ब्रांड 90-92 में वापस जाने की ताकत रखता है। बट उसके विपरीत अगर हम डिमांड की बात करें, चाइना से जो होप पिछले साल था वो बिल्कुल भी नहीं मीट हो पाया, जिसकी वजह से प्राइसेस में अपसाइड भी कैप है। तो आई थिंक मार्केट एक दायरे में ही है। हाँ, टेक्निकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है ब्रांड पे, जहां पे मुझे लगता है 85 के ऊपर वीकली क्लोज करता है तो श्योर शॉट है कि हम एक हायर साइड में स्पाइक देख सकते हैं, बिकॉज डिमांड कंसर्न अभी भी है जो 88-8850 का लेवल दिखा रहे हैं। वही डोमेस्टिक मार्केट पे हमने कंसोलिडेशन देखा था 6300 से 6600 का। टाइमिंग मुझे लगता है कि हम 66 के बिल्कुल करीब ट्रेड करें। अगर ये वीक 66 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो स्पाइक देख सकते हैं जो 6800 तक का लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। बट करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि सप्लाई कंसर्न्स कहीं ना कहीं मार्केट में अब वापस दिखाई देने लग गए। फेयर पॉइंट दैट। तो
ये लेवल्स हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो फ्लैशेस आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर चल रहे हैं, कि मार्केट के दौरान सीएनबीसी आवाज़ की जो मार्केट शेयर है वहाँ पर वो ऑन द हायर साइड है। ऑफ कोर्स लीडर इन द मार्केट शेयर 62.2% लोगों ने यहाँ पर मार्केट आवर्स में सीएनबीसी आवाज़ को देखा है। आपकी स्क्रीन पर है ये, और आपको शुक्रिया भी करना चाहते हैं आपके ट्रस्ट, आपके भरोसे, और आप जो टाइम स्पेंड करते हैं हमारे साथ ड्यूरिंग द डे। फिर चाहे हम वो कवरेज हम आपको न्यूज़ में देते हैं, कमोडिटीज़ में, इक्विटीज़ में, पूरे बाजार पे ब्रेकिंग न्यूज़ एनालिसिस एंड ऑफ कोर्स टॉप एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ बनते हैं, तो वो भरोसा बनाए रखने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट शेयर ऑफ कोर्स ऑन द हाइज, और नंबर 1 की पोजीशन पे यहाँ पर सीएनबीसी आवाज़ आपकी स्क्रीन पर। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर एडिबल ऑयल की करेंगे, और यहाँ पर बहुत सारी खबरें आती हुई नजर आई हैं, और इन सब के एनालिसिस के लिए सुधाकर देसाई हमारे साथ हैं। सुधाकर जी नमस्कार। सबसे पहले तो प्राइसेस पे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पाम और सोया ऑयल में मूवमेंट्स देखने को मिली हैं, जहाँ पर ओवरऑल हिस्ट्री हमने यहाँ पर चेंज होते हुए देखी विद द सेंस ऑफ डिस्काउंट इन सोया तेल और पाम के प्रीमियम्स। एज ऑफ नाउ क्या सिचुएशन है, आगे जाके क्या नजर आएगी? Thank you, Manisha ji. And let's talk about astrology. So it's a very great misalignment of the planetary position, because traditionally you always find palm to be the cheapest, and today it is the most expensive oil today. So palm also means palmistry, right? So just back from the global price outlook, I think the basic fundamental issues are, as we go, the palm nearby is very, very tight. Which is why today you have, let's say, $980 palm, $950 soya, $930, $920 sun oil. We have never seen such a thing happening. But when we really analyze what are the reasons behind it, I think it is just that the nearby palm production growth has not been very good, but February onwards palm production is going to go up, number one. Number two, palm cannot afford to lose its market share. Number three, in the very short term, because all the soft oils are going to connect into all the destinations, including India, there might be a temporary spike in palm as expected. That is what has happened. Okay. And but eventually, if you ask me, at least the paper that I presented globally in Malaysia, during April, May, June, palm prices should come back competitive to soya. So they should be in the range of $900 to $940, which is about $40-50 lower than today. Okay. And soybean oil will also be competitive with palm oil prices, which also means a different thing today. Which for India means that the imports of soft oil, that is sun and soya, will occupy a major role in Indian markets. I expect out of import basket of India, if 60% was palm, it has a tendency to come down to 54 or 53% also, giving way to more imports of soft oil, price-wise. So globally, we estimate all the global oil 199,000 metric tons, 199 metric tons, and demand to be about 200 million metric tons, all oils put together. And just now we were discussing about the crude oil situation, that is the fuel. Since out of this 200 million metric tons, 50 million metric tons, that is 25%, goes into making of biofuels. And more talks are happening all over the world of aviation fuel to be made out of edible oil. So in the long term, I think the food and fuel prices are going to converge with each other. Absolutely. So in a nutshell, spot tightness of palm led by palm, farmers selling in South America because of a very big crop, as you know. All these are the factors. Eventually, palm and soya will probably remain equated longer time than we can imagine. मुझे आपकी वो palm and palmistry वाली जो शुरुआत थी वो काफी बेहतरीन थी. But I'll move on. और ये जो बुर्सा मलेशिया में हम यहाँ पर अब सोया ऑयल के फ्यूचर्स लॉन्च होने की बात देख रहे हैं, जो काफी प्लेटफॉर्म्स पे कंफर्म भी हुई है, और क्योंकि आप मलेशिया में हैं, क्योंकि आपकी वहाँ पर बातचीत भी हुई है, यहाँ पर क्या डेवलपमेंट है? Yes, I would go to that for a minute, but I would like to take a minute to say what does it mean to Indian situation. We have, what are the impact of all this global situation and various price planetary situation on, and what is the opportunity for India? If I wear that hat,
I think we need a better seed prices in India. Okay. Consumer prices are controlled. India can make some duty money, and also it can solve the industry issue of excessive refined oil that have been happening. So one solution, one opportunity for solving all the 4 problems is actually to increase the differential between crude and refined at this point in time. It will also douse some of the rally that palm is trying to make globally. So time is never more appropriate than taking this one particular measurement. We have also tried to advocate this particular opportunity out of all this. Second opportunity is, of course, our palm dependency will reduce. High palm prices are also good for our oil palm plantation mission that we have taken. And longer term, national mission on oil side becomes all the more imperative. Why? Because globally palm production हमको दिख रहा है कि it is becoming more and more stagnant. Both Indonesia and Malaysia, unless they go for high-yielding varieties, which is happening at the rate of 5% every year in the replanting area. So that is the opportunity for India right now, and the immediate response that we can do. On the topic of Bursa Malaysia, in fact, I had discussion with BMD recently. There are what is happening is that the whole world, including India, is struggling with a lack of proper tool for hedging the movement of soya oil towards Asia, including India. So Bursa Malaysia has introduced a Dalian, the Chinese exchange-linked dollarized contract for soya oil, and one can trade and hedge. More important, to use it as a hedge mechanism. The future will be to decide how much of liquidity will happen, how much of correlation we will find with the C&F India import prices and this particular product that is being launched. Hopefully, if it works out well, it will solve a major risk management issue in movement of soft oil in the context where soft oil is going to move to Asia much larger than last year due to bumper crop in South America. ऑलराइट, तो जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स क्योंकि इंडिया लैक करता है यहाँ पर हेजिंग टूल, तो काफ़ी हद तक जो रिस्क मैनेजमेंट इश्यूज हैं एशियन मार्केट्स में वो यहाँ पर बुर्जा मलेशिया सॉल्व करता हुआ नजर आएगा. क्लियरली जो इंडिया का लॉस है वो मलेशिया का यहाँ पर गेन है, लेकिन एक प्राइस डिस्कवरी वहाँ पर ज़रूर होती हुई नजर आएगी. सुधाकर जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया इतने सही तरीके से वो पूरी की पूरी जो इशूज़ है समझाने के लिए. इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.